इंडिया के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स आजकल किस नहज के ऊपर है? इंडिया के अंदर आजकल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप थोड़ा कमजोरी का शिकार है। हिंदुस्तानी मिलिट्री जो है वो इस जंग के हक में नहीं थी। हर इलेक्शन से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है अपने ही लोगों के ऊपर, जिन्होंने कुर्बानियां दी जंग में, उन्होंने उनको किसी भी एजाज व इकराम से नवाजने से गुरेज किया, सिर्फ अपनी सियासत और अपनी साख को बचाने के लिए। ये जो एक बहादुरी का एलिमेंट था जनरल सैम मानेकशॉ में, तमाम इंडियन मिलिट्री की टॉप ब्रास में से मिसिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम कुछ तजियात के साथ आपके पास फिर हाजिर हुई हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स की। इंडिया के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स आजकल किस नहज के ऊपर है? मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरा ख्याल है कि बात को आगे बढ़ाने से पहले अच्छा है कि मैं आपको बताऊं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स एक वो ताल्लुक है जो कि किसी भी मुल्क की अफवाज की, उसकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ और उनकी सियासतदानों के साथ जो ताल्लुक होता है उसको सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कहते हैं। इस ताल्लुक को हमेशा जो है एक ख़ास किस्म का लॉ और कुछ ख़ास किस्म के इंस्टीट्यूशंस और कभी कभी उनका जो आइन होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो भी उसको मैनेज कर रहा होता है। इंडिया के अंदर आजकल सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप थोड़ा कमजोरी का शिकार है और थोड़ा सा फौज के अंदरूनी सर्कल्स के अंदर कुछ ऐसे तासुर पाया जाता है जिसमें वो अपनी सिविल और पॉलिटिकल गवर्नमेंट से थोड़ा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और उनके अंदर बेचैनी पाई जाती है। इसके पीछे वजह शायद यही है जो कि अभी मई में 4 दिन की जंग गुजरी इंडिया और पाकिस्तान की, उसमें जो उनके फौजी और अस्करी जो उनके नुकसानात हुए, जो उनके फौजी पर्सनल की जो है वो जानी नुकसान हुआ, जाहिर है उनकी फैमिलीज और उनका पूरा इंस्टीट्यूशन वो ये फील कर रहा है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सियासी जमातें हैं वो इस वक्त पूरा जोर इस बात पर लगा रही हैं कि किसी भी तरह उन नुकसानात को जो अपनी पब्लिक के नज़रों से दूर रखें और मुसलसल एक बयानिया अपना जो है बनाए रखें कि उन्होंने जंग जीत ली और उनकी कोई फौजी नुकसानात नहीं हुए, और उसके अलावा ये कि उन्होंने अपने तमाम अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए और उन्होंने पाकिस्तान को ओवर पावर कर दिया। और ये कि वो अब मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगजुआना किस्म की गुफ्तगू में सारे के सारे उनके डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें मसरूफ हैं। लेकिन मिलिट्री का क्या? मिलिट्री ने तो जंग लड़ी और इसमें अब 2 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हिंदुस्तानी मिलिट्री जो है वो इस जंग के हक में नहीं थी। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर। हर इलेक्शन से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है अपने ही लोगों के ऊपर, एक टेररिस्ट इंसिडेंट करवाती है और उसके बाद उस इंसिडेंट के ऊपर जो है वो वॉर मॉन्गरिंग, एक जंगजुआना किस्म के अल्फाज का चुनाव करके एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करती है अपने लोगों के सामने कि उनके अवाम खुद गवर्नमेंट को पुश करते हैं कि उनको पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए। इसका नतीजा क्या निकलता है? हर दफ़ा हिंदुस्तान जो है एक झूठी दलेरी और झूठी जो है बहादुरी के एक पैटर्न को जो है फॉलो करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है। पाकिस्तान से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के हाथों जो है वो शिकस्त खाता है, लेकिन अपनी झूठे मीडिया के थ्रू जो है अपने ऑडियंसेस को जो है वो सेटिस्फाई करता है, उनको मुतमईन रखता है कि देखिए हमने तो दलेरी और बहादुरी से अपने दुश्मन के ऊपर हमला किया। इलेक्शंस में एंटी पाकिस्तान रिटोरिक, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है। और बिहार के चुनाव से पहले और उनके इलेक्शन से पहले जो है पहलगाम का इन्होंने इंसिडेंट किया, जबकि 10 लाख फौज जो है कश्मीर के इलाके में उनकी मौजूद है। सो सबसे पहले फौज को ये अफसोस और ये उनको एतराज़ कि सिविलियन गवर्नमेंट ने हमारी फ़ौज को जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए जंग में झोंक दिया। नंबर 2, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। जंगी नुकसानात के बावजूद उनकी गवर्नमेंट ने कोई नुकसान को माना नहीं आवाम के सामने मीडिया के ऊपर, और इसके अलावा जो उनके मुताबिक उन्होंने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी जंग में, उन्होंने उनको किसी भी एजाज़ व इकराम से नवाजने से गुरेज किया, सिर्फ अपनी सियासत और अपनी साख को बचाने के लिए। इन अवामिल की पेश नज़र इस किस्म के हिंदुस्तान के अंदर जो है एक प्रेशर डेवलप हुआ है उनकी हुकूमत के ऊपर कि वो पॉलिटिकल जो अपने साख है सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए उन लोगों को जिन लोगों ने असल में कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कुर्बानियों को जो है पसे पुश्त ना डालें।
इस 60 दिन की जंग के बाद मुसलसल जो उनकी फ़ौजी क़यादत है और उनकी पॉलिटिकल जो क़यादत है, पॉलिटिकल एलीट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके बयानात में मुसलसल एक तज़ाद नज़र आ रहा है। मैं इसके आपको चंद जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब उनका, और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ साहब, और इसके अलावा उनके कोई भी पॉलिटिशियंस, चाहे वो उनके ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में ही क्यों ना हो, उनको एक बहुत केयरफुली वर्डेड किस्म के रिस्पॉन्सेज देखे मैंने उनमें, जिसमें ज़्यादातर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक और जंग को इन्फोर्स करने की बातें की हैं, और उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान के बारे में एक दहशतगर्दी का तासुर को उभारने की कोशिश की है। उन्होंने मुसलसल अपने अवाम के सामने अपनी फातिहाना जंगी जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात की है। कहीं भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके जो है जेट्स गिर गए, उनके डिफेंस सिस्टम्स जो है नाकारा हो गए, और उन्होंने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका बहुत ज़्यादा फ़ौजी नुकसान भी हुआ है और बहुत ज़्यादा सिविलियन नुकसान भी हुआ। और इसमें कहीं भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आखिरी दिन जब 10 मई का दिन था तो पाकिस्तान की जो एक रिस्पॉन्स था, जिसके लिए पाकिस्तान पूरा जो है उसने क्लियरली बताया कि रात को जो उन्होंने मिसाइल अटैक्स किए पाकिस्तान की डिफरेंट लोकेशंस में, उसके बाद हमारे DGISPR साहब ने जब कहा कि अब वो रिस्पॉन्स देंगे फुल, तो उस दिन जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं उनमें से सारे जहाज़ और तैयारे उनके ग्राउंडेड थे, और जो राफेल उनके एक डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसकी एक बहुत बड़ी उनके लिए फतह थी, उन सबको उन्होंने जो है ना इंटीरियर के अंदर जो उनके टारमैक्स थे उनके ऊपर उन्होंने उनको ग्राउंड करके खड़ा किया हुआ था, और उनका S-400 डिफेंस सिस्टम जो रशियन मेड था वो तबाह हो चुका था। हाउएवर उनके जो पेशावराना फ़ौजी हैं, जैसे कि जब मैं उनकी 11 मई की जो एक उनकी DGMOs हैं तीनों सर्विसेज के, ट्राई सर्विसेज के, उनकी प्रेस ब्रीफ सुन रही थी, तो उसमें उनके जो एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने कहा कि हर जंग में लॉसेस होते हैं लेकिन हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो कि जंगी अहदाफ थे, वो हासिल कर लिए हैं। जो उनके DGMO आर्मी के थे लेफ्टिनेंट जनरल घाई, राजीव घाई, उन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ 5 उनके फ़ौजी पर्सनल की जाने गई हैं इस ऑपरेशन के दौरान। एंड उनके जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने शंग्रीला डायलॉग में सिंगापुर के अंदर जो है उन्होंने एतराफ़ किया कि उनके लॉसेस हुए हैं। और इसी तरह अभी फ़िकी से बात करते हुए रिसेंटली उनके डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि उनके जो है जंगी नुकसानात हुए हैं। इन सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत, इनके बयानात में तज़ाद और इख्तिलाफ किस वजह से है? शायद फ़ौजी क़यादत जो है वो अपनी पेशावराना महारत के मुताबिक उसने अपने मुल्क से मोहब्बत में और अपनी पेट्रियाटिज़म में उन्होंने सही अंदाज में जो है जंग लड़ने की कोशिश की, वो जंग जो उनके ऊपर उनकी सियासी क़यादत ने मुसल्लत की हुई थी। लेकिन सियासी क़यादत को अब अपने इलेक्शंस, अपने पॉपुलर बेस को जो है अपने साथ रखने के लिए अब वो अपनी फ़ौज की जो तमाम कुर्बानियाँ हैं वो उनको पसे पुश डाल रहे हैं, उनको साइड लाइन कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ द रीज़न ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड इंडियन मिलिट्री and civilian government at the moment. There is another dichotomy between the statements of the political elites and the military elites in India. वो ये कि जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन, इट इज़ जस्ट अ पॉज, जबकि जो उनके मिलिट्री एलीट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं टेरर आउटफिट्स को टारगेट करने के वो अचीव कर लिए हैं। नाउ why is this difference in the response of the political government and the military elites in India? So there is clearly some tension within the military circles and the civilian government of India. मैंने एक क्योंकि मैं एक एकेडमिक हूँ और मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी थी रेबेका एल स्किफ की, जिसका नाम था द मिलिट्री एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और इसके अंदर उन्होंने क्लियरली एक जो केस स्टडी थी वो इंडियन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स को उठा के उसको पढ़ा था। रेबेका स्किफ जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देती हैं और एक थ्योरी देती हैं जिसको कहते हैं कॉन्कॉर्डेंस थ्योरी। और इसमें उन्होंने कहा कि अगर सोसाइटी के 3 एस्पेक्ट्स वो ऑन बोर्ड हों और एक पेज के ऊपर हों, जिसमें हैं पॉलिटिकल एलीट्स,
मिलिट्री एलिट्स और जो सिटीजनशिप होती है, सिटीजनरी होती है पूरे स्टेट की, जैसे कि पूरी सोसाइटी, अगर वो तीनों 4 इंडिकेटर्स के ऊपर जो है एग्री कर लें तो उसके अंदर कंप्लीट जो है एक कंकॉर्डेंस और एक हार्मनी की सिचुएशन पैदा हो जाती है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स में। जो वो 4 इंडिकेटर्स थे जो रेबेका की बुक में मैंने पढ़े, उसमें जो पहला था वो मिलिट्री कोर का सोशल कॉम्पोजिशन था। द सेकेंड वॉज the decision making of the political elites. The third was recruitment strategy. And the fourth was the military style. इन 4 indicators के ऊपर अगर 3 segments of the society, जिसमें political elites हैं, military elites हैं और entire social citizenry जो है, if they agree on these 4 indicators, that means that there is always a small chance or a negligible chance कि मिलिट्री जो है वो कूप करेगी या वो इंटरवीन करेगी सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन थी जो रेबेका ने दी, लेकिन मैं इसके साथ एग्री नहीं करती, मैं इससे इख्तिलाफ राय रखती हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर पोजीशन चेंज हो गई है। इंडिया के अंदर अब मिलिट्री जो है वो सिविलियन अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती, जबकि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो मिलिट्री अफेयर्स में इंटरफेरेंस करती है, जिसकी वजह से इंडिया की मिलिट्री के अंदर एक डिसकंटेंट है। वो लोग जो हैं सिविलियन सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हुए भी वो एक अपने जो उनकी प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग पावर है उसको इन्फ्रेंज होते हुए देख रहे हैं। एंड ऑफन फॉर पॉलिटिकल रीजंस मिलिट्री को ये बीजेपी की गवर्नमेंट वो ड्रैग करती है अपने पॉलिटिकल रिटोरिक को मजबूत करने के लिए और अपने पॉपुलर एजेंडाज को परसू करने के लिए। मैं जॉर्ज ललॉयड की एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी जो उन्होंने कहा, वो एक लिबरल पॉलिटिशियन हैं, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, और उन्होंने कहा कि वॉर इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। इससे उन्होंने क्लियरली सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की कि फ़ौज को सिविल हुकूमत की कंट्रोल में होना चाहिए और वॉर और पीस के जो तमाम मामलात हैं इसका डिसीजन मेकिंग भी सिविलियन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इसके पीछे उनकी सबसे बड़ी एक विजडम या रैशनल ये था कि उनका ख्याल है कि शायद जनरल्स जो हैं वो हमेशा जंग चाहते हैं, जबकि इंडिया के केस में ये रिवर्स हो गया है। एक्चुअली वहाँ पे पॉलिटिकल एलिट्स जंग चाहते हैं, उन्होंने नेगोशिएशन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। वो अपनी हिंदुत्व, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, वो अपने पॉपुलर बेस के से वोट्स को इंश्योर कराना चाहते हैं, और वो तमाम अपना इलेक्शन एजेंडा जो है एक एंटी पाकिस्तान के ऊपर बेस करते हैं। सो बेसिकली वहाँ पे इंडियन मिलिट्री जो है वो एक बहुत वल्नरेबल पोजीशन में है, क्योंकि बार बार उनको ड्रैग किया जाता है इनटू दी पॉलिटिकल अफेयर्स, और वहाँ पे हमेशा जो है चूँकि जनरल्स डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं होते और उस रोल में नहीं होते, दैट इज़ वाई द पॉलिटिकल एलिट्स दे हैव अ सुप्रीमेसी and they supersede the strategic and tactical and operational realities of the Indian Army. मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि इंडिया के अगर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स को अगर हम पढ़ें तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि पॉलिटिकल एलिट्स कर रहे हैं वो ग्रुप थिंक के अंदर रहते हुए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसमें किसी भी ख़ास इशू के ऊपर जब डिसीजन मेकिंग होती है तो कोशिश की जाती है कि हार्मनी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, और डिसीजंस जो हैं वो सारे के सारे उस ग्रुप के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो अपहोल्ड करें। इसका एक नुकसान होता है क्योंकि इसमें डाइसेंट या इख्तिलाफी राय रखने वाले लोगों की राय को अहमियत नहीं दी जाती। जो सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि उस चीज़ से मुतालिक उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए, सब के सब उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते और कंस्ट्रक्टिवली अपना इनपुट नहीं दे रहे होते, तो इसकी वजह से वो जो डिसीजन और आउटकम होता है उस सारे प्रोसेस का वो फॉल्टी होता है, वो उसके अंदर सारे इनरिच्ड ओपिनियंस और आइडियाज़ नहीं होते। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना वेयर अ स्मॉल group of people who are trying to achieve harmony, who are trying to achieve uniformity at the cost of an enriched, well thought out and deliberated decision. So the reasons that the Indian political elites keep going to war is actually showing कि वहाँ पे जो political process है वो एक group think का शिकार है। वो अपने military stakeholders जो हैं
उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते और वो सिविलियन सुप्रेमेसी की आड़ में अपने डिसीजंस जो कि वेल थॉट आउट नहीं होते, क्योंकि ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, ये अवाम के अंदर से उठे हुए हैं, इनको मिलिट्री स्ट्रैटेजी, टैक्टिकल ऑपरेशंस, मिलिट्री रेडीनेस और जो मिलिट्री अफेयर्स की रेवोल्यूशनाइजेशन है, दे हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो ये लोग अपने डिसीजंस जो है एनफोर्स करते हैं अपनी मिलिट्री के ऊपर। व्हाई डज द मिलिट्री listen to these decisions from the civilian government? Why don't have their own mind? Why don't they speak about their own opinions? मेरा ख्याल है इसका जवाब हमें कुछ माजी में जाके मिलेगा। जब भी मैं किसी को चीज़ को स्टडी करती हूँ तो मैं हमेशा उसका रैशनल जो है तारीख में जाके देखती हूँ। और जो इंडियन मिलिट्री के अंदर अभी एक कमज़ोरी का अंसर नुमाया है, इसका भी एक तारीख है। I agree with the statement made by President Eisenhower. He said, war is a technical business and politics have no business interfering in the strategic concerns. इससे साफ जाहिर होता है कि प्रेसिडेंट आइजनहावर एक पेशेवराना फौज को फुल अथॉरिटी देते हैं। उनके पर्सपेक्टिव ये है कि सारे फौजी मामलात में पेशेवर फौजियों को अपने डिसीजंस लेने चाहिए, ना कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रेमेसी की आड़ में उनके ऊपर जंगें मुसल्लत की जाएं। आई विल नाउ कनेक्ट अगैन कि मैं आपको हिस्ट्री में लेके जा रही थी कि इंडियन फौज जो है वो क्यों सिविलियन गवर्नमेंट के सामने जो है कमज़ोर हो चुकी है। 1947 में जब फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी हो रही थी 15 अगस्त को, तो वहाँ पे उस वक्त जब पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि तमाम आवाम को फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी से जो झंडा ऊपर करने की सेरेमनी होती है उससे दूर रखा जाए। जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस हुक्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा मनाया और उन्होंने ये हुक्म सादर फरमाया और इन राइटिंग भिजवाया जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट को कि किसी किस्म की दखलंदाजी, किसी किस्म का ऑर्डर जो कि सिविलियन गवर्नमेंट से पूछकर नहीं लिया गया वो एक इनवैलिड है। और उन्होंने एक और बहुत सख्त बात की कि ऐसे किसी भी इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो जितना भी मिलिटरीली कैपेबल हो, इंडियन आर्मी के अंदर कोई जगह नहीं। ये एक बहुत सख्त और स्ट्रिक्ट स्टैंस था ओवर समथिंग वेरी ट्रिवियल एंड वेरी इनसिग्निफिकेंट। और जवाहरलाल नेहरू साहब का यही स्टैंस रहा बहुत सालों तक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट आउट कर दूँ इसमें कि 1971 में जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और उनकी आर्मीज़ ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट किया 1971 में और बांग्लादेश बना, तो उस वक्त जो कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मीज़ के, उनका नाम था जनरल सैम मानेकशॉ, एंड ही वाज लेटर ऑन प्रमोटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ फील्ड मार्शल, अ 5-स्टार जनरल। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साहिबा ने उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की कोशिश की, तो जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे और ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने उनको बहुत अपोज किया। वाई? बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि जो उनका इन्फ्लुएंस है इन द सिक्योरिटी एंड द मिलिट्री अफेयर्स वो किसी भी सूरत में कम हो जाए। और एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि 2008 में उसी वॉर हीरो और वही बहुत कॉम्पिटेंट उनके जो मिलिट्री जनरल थे वो फौत हो गए, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गए उनकी फ्यूनरल के लिए, उनके डिफेंस मिनिस्टर नहीं गए, तीनों ट्राई सर्विसेज के चीफ्स नहीं गए और उन्होंने बहुत छोटे अफसरों को उनको स्टेट फ्यूनरल देने के लिए भेजा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। सैम मानेकशॉ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर जिसमें वो ऐसे डिसीजंस लेते थे कि जो कि मिलिट्री डिसीजंस को ओवर पावर करते थे और वो टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे इंडियन मिलिट्री के लिए फेल्योर का रास्ता बनते थे। और उसके अलावा वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट को और उनकी ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। तो ये जो एक बहादुरी का एलिमेंट था जनरल सैम मानेकशॉ में, वो उसके बाद से तमाम इंडियन मिलिट्री की टॉप ब्रास में से मिसिंग है। दे हैव बीन रेंडर्ड एट द मर्सी of the civilian government completely. They cannot speak their minds and they cannot give their opinions, and they have to give in to the corruption of the civilian government and the bureaucracy in the entire process of procurement.
और वो तमाम किकबैक्स और तमाम कमीशंस जो तमाम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए वो करते हैं, उसके लिए तमाम इंडियन मिलिट्री टॉप ब्रास जो है वो कोई किसी किस्म का क्रिटिसिज्म या कोई सवाल उठाने के लायक नहीं है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो कि मैं रीसेंट हिस्ट्री से आपके सामने नरेट करना चाहती हूँ वो ये है कि इन अ ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन 2022 में इंजीनियर इन चीफ जो कि इंजीनियर कोर के जो टॉप मिलिट्री कमांडर होते हैं उनको प्रमोट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का बना दिया गया। जनरल मनोज पांडे he became the 29th army chief of Indian army. It is very interesting कि कैसे एक वेरी स्पेशलाइज्ड कोर के टॉप मिलिट्री कमांडर को पूरी आर्मी का चीफ बना दिया गया और इग्नोर किया और साइडलाइन किया आर्मड कोर को, आर्टिलरी को और इन्फेंट्री को, जो कि एक कन्वेंशनली उनके जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं वो हमेशा सारी आर्मी को कमांड करते हैं। इस तरह के डिसीजंस के ऊपर इंडियन आर्मी का खामोश रहना और सिविलियन गवर्नमेंट के सामने गिव इन करते रहना इस बात की निशानदेही करता है कि इंडिया के अंदर जो उनकी मिलिट्री एलीट्स हैं उनके अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी को एम्बेड कर दिया गया है। और मेरा ये सवाल है कि सिविलियन सुप्रीमेसी may not be ideally a very bad concept, but does it pay off the military, the Indian military as well? क्या उनको क्या फ़ायदा इस चीज़ का? उनके लिए तो बार बार एक नुकसान का अमल है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी फ़ौज के प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ और स्किल को जो है वो नुकसान पहुँचाती है, डैमेजिंग होती है उसके लिए। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज़ कि इंडियन आर्मी जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी के सामने गिव इन कर चुकी है। एंड अनदर पैटर्न दैट आई जस्ट रियलाइज्ड कि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो उन्होंने राफेल खरीदे तो ही वाज डूइंग सम हिंदू रिचुअल्स टू वार्ड ऑफ इविल आई फ्रॉम द राफेल जेट्स। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी फनी एंड ये एक फॉर मी इट्स रिडिकुलस एज वेल कि आप एक चीज़ जो कि आपके मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मशीनरी और एक टेक्नोलॉजी ख़रीद रहे हैं, आप उसको बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने हिंदू रिलीजियस रिचुअल्स कर रहे हैं उस मशीन के ऊपर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात नोट कर रही थी कि उन्होंने अभी एक जगह पे वो बात कर रहे थे, एक मंदिर के अंदर इफ्तिताह कर रहे थे और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि महाबली जो है उसकी कृपा से जो है ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म फोर्सेस को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। अब मुझे ये लग रहा है कि जो ये हिंदुत्व रिजीम है ये कोशिश कर रही है कि ये पूरे इंडियन आर्मी का जो सेक्युलरिज्म है उसको ख़त्म करे और उसको सैफ्रनाइज करे और उसको इस्तेमाल करे अपने ही मुल्क के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप्स के ऊपर, जो कि वैसे भी इंडिया जो है उसका ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का। तो विद दीज आइडियाज़ आई रेस्ट माई केस कि इंडिया के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स उतने स्मूथ नहीं हैं जितने के नज़र आते हैं। और इंटरेस्टिंगली इंडिया के अंदर अगर मिलिट्री कूप नहीं है ऑन द सिविलियन गवर्नमेंट, बट आई सी कि देयर इज़ अ सिविलियन कूप ऑन द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ द मिलिट्री एज एन ऑर्गेनाइजेशन, and it has been interfering in the internal hierarchy of the Indian military. So Indian military जो है is a victim of a civilian coup. I rest my talk here. Inshallah, I will come back to you with more insights soon, inshallah.